दोस्तों कैसे हैं यार। मैंने अभी कल एक वीडियो डाली थी यूपी पेट सिलेबस के बारे में। अभी ज़्यादा टाइम रहा नहीं आप लोगों के पास, मुश्किल से 40 दिन है। लेकिन मैंने कल ही बताया था उस सिलेबस की वीडियो में 4-5 मिनट की वीडियो थी, आप देख लीजिए। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप वो सिलेबस की PDF भी और वो सब डाल दूँगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये बहुत आसान एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का 60 से 70% केवल GS है। बाकी 20 प्रश्न दो डायग्राम पे आएंगे। जो मैथ के डायग्राम है उनको मैथ के बोल सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हो। वो मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा अभी आने वाले वीडियो में। तो अभी मेरा टारगेट ये है कि 40 दिन में आपका पेट में एक ठीक ठाक स्कोर हो जाए। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए, मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, कल ले आऊँगा, या तो कल बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप भी एडिशनल वहाँ से पढ़ते रहिए। बाकी मैं लगभग जो भी ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा दे रहा हूँ। 40 दिन में सब कुछ नहीं, वो कराऊंगा जो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे सीधे। ठीक है, चलो फटाफट। तो इसी तरीके से मैं ये उसमें जो 5 नंबर का पोर्शन है हमारा, 5 नंबर का जो पोर्शन है ये भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 5 प्रश्न आएंगे, 5 ही अंक आएंगे। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसमें सिलेबस भी उन्होंने दे रखा है, सिलेबस उन्होंने लिख रखा है, ये सिलेबस देख लीजिएगा आप। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये एक टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मौलिक अधिकार, एक क्वेश्चन आना ही आना है। संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में ठीक है आ जाएगा एक नया क्वेश्चन। अभी चुनाव हुए हैं, चूँकि राष्ट्रपति चुनाव हुए थे इसी साल, तो क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर ये संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इससे संबंध ये, और ये हो गया न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय, ये हो गया। फिर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, 8 उन्होंने एक तरीके के टॉपिक दे रखे हैं। ये ब्रॉड सेंस में है, अगर इनको हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर इनको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी सारा इनके अंदर, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन इनमें से बनते हैं वही मैं सेलेक्टिव चीज़ें लेके आ रहा हूँ फटाफट। चलिए देखिए, मैं पहला थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान जो हम संविधान देखते हैं, आखिरकार वो ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में सारा बन के तैयार हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पिछले एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो अपने जोड़ते जाते हैं। मान लो मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सारी उसमें कमियाँ होंगी। धीरे धीरे मैं अपना पढ़ा रहा हूँ तो पिछले एक्सपीरियंस से मैं अपना सुधार करूँगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक सुधार की प्रक्रिया होती है, और फाइनलाइज एक दिन मैं बहुत अच्छे वाले लेवल पे होऊंगा। तो इसी तरीके से ये भारत का संविधान का जो विकास हुआ वो किस तरीके से, एक तरीके से उसकी शुरुआत है वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम जो 1773 से, देखो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बन के तैयार हुई थी। लगभग 1609 ईस्वी में भारत में आ गए थे वो, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अब उसके बाद वो लगातार व्यापारिक कंपनी थी, वो यहाँ पे राज करने नहीं आए थे, वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे। तो व्यापार किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के भारत की स्थिति देखी कि यार यहाँ के लोग तो उतने जानकार नहीं है, उतने जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, और उनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने फिर इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। तो फाइनली अब वो व्यापारिक कंपनी शासन प्रशासन की तरफ भी ध्यान देने लगी, यहाँ की पॉलिटिक्स में कंट्रोल मतलब इंटरफेयर करने लगी। तो उसी के मद्देनज़र क्या हुआ, 1773 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु कि उसको कैसे शासन करना है, ये वहीं पे ब्रिटेन में बैठी सरकारों ने एक एक अधिनियम पारित किया कि नहीं, आप वहाँ पे व्यापार तो करें लेकिन आपको इस तरीके से व्यापार करना है। तो एक तरीके से 1773 में पहला अधिनियम पारित किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना या जांच बनाए रखना, इस तरीके से। और 1853 तक 1773 से 1853 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही रही, और शासन वहाँ पर जो बैठा बस वो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाता रहा, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अपने अंडर में नहीं लिया उन्होंने। अभी वो अंग्रेजी शासन नहीं था, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अंग्रेज़ों ने अभी यहाँ पे शासन करने की वो नहीं ज़रूरत नहीं की है। तो अब क्वेश्चन बनता है 1773 सबसे पहला अधिनियम कब पारित हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, मैंने सीधा फैक्ट निकाले, क्वेश्चन क्या बनते हैं। 1773 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया,
पहले इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बंगाल का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर ऐसे रखती थी। मतलब होता है ना, जैसा आज की डेट में कोई कंपनी हो और ये इस क्षेत्र का मार्केट मैनेजर, ये इस क्षेत्र का मार्केट मैनेजर ऐसे करके, तो ये भी एक बंगाल के, ये उसका गवर्नर, इस तरीके से रखती। तो जब 1773 का आया तो मतलब इंग्लैंड वाला जो शासन 1773 आया उस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये वर्ड हो जुड़ गया, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और दूसरी चीज़ क्या हो रही, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आते थे, बहुत सारे केस होते थे, उनका समाधान कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ये क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, 1773 अधिनियम के तहत। उसका मुख्य न्यायाधीश उस टाइम कौन था, एलिजा इप्पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है कि उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और भी उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 1773 से लेके 1853 तक, इसके बीच में जितने भी अधिनियम पारित हुए उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिखा है। देखो इसके बाद हुआ 1784, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्वेश्चन ये बनता है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, 1784 में। इसमें क्या था इंपॉर्टेंट, नियंत्रण परिषद की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब आता है एक अगला 1786। देखो 1786 क्या था, कार्नवालिस जो भी थे। तो इसको क्या है ना, ये अमेरिका में हार के आया था, फिर इसको बोला कि जाओ तुम भारत में चले जाओ और वहाँ के गवर्नर जनरल बन जाओ, बंगाल के गवर्नर जनरल जाके बन जाओ। तो उसने बोला नहीं भाई, मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा, मुझे आप सारी शक्तियाँ दो। तो एक ये फिर अधिनियम लाए 1786, और उसको गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बना दिया गया, मतलब सेना का भी मुखिया उसी को बना दिया गया। तब ये आया था, इसी के लिए चेंज किया गया था। तो ये क्या हो गया, 1786 में क्या एक परिवर्तन किया गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ाया। 1793 में फिर एक अधिनियम लाए। धीरे धीरे जो हो रहा था ना, इंग्लैंड में बैठे हुए जो शासन था वो देख रहा था, इनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी देख रहा था कार्य कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। तो उन्हें जो भी शिकायतें मिली थी, फिलहाल उन्होंने जो भी कह सुन के बोला ठीक है तुम हम 20 सालों के लिए, और मतलब 1793 से 20 साल हो जोड़ लो 1813 तक, 1813 तक उन्होंने 20 सालों के लिए और 20 साल का मतलब उनका अधिकार बढ़ा दिया। तो इसमें ये परिवर्तन हो। अब आया 1813। जैसे ही 1813 आया तो 1813 में उन्होंने वहाँ के शासन ने, इंग्लैंड के शासन ने कंपनी पर से लगभग सारे अधिकार छीन लिए कि नहीं अब हम सारे काम हमारे अंडर में होंगे, आप कोई काम नहीं करें। केवल क्या, चाय और मतलब एक तो चाय का उन्हें करने दिया कि तुम चाय का व्यापार करते रहो, जो भी आप पता है कि चाय के बागान हुआ करते थे, अभी भी हैं। और चीन के साथ जो भारत का व्यापार होता है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी कंट्रोल करती थी। और चाय और चीन, ये 2 व्यापार अभी भी उनके पास थे, बाकी उनसे सारे ले लिए गए। और इसी अधिनियम के तहत शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, किस अधिनियम के तहत शिक्षा पे 1 लाख रुपये खर्च किया गया था। आते हैं 1833 में क्या चेंज आया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि तब तक जो इंग्लैंड था वो भारत के कई हिस्सों पे तो कंट्रोल कर ही चुका था, चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, और ये साउथ में हो, चेन्नई हो, ये सारा जितना भी था, उत्तर प्रांत हो, सब जगह अलग कंट्रोल था। तो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब बना, 1833 में। किस अधिनियम के तहत बना, 1833 में। फिर आता है 1853। तो 1853, और यहाँ पे क्या किया 1833 में, कंपनी के सभी व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और वो अब अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार था। जो अंग्रेजी शासन था वो सारे यहाँ का सारे व्यापार को, सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार बैठा था। फिर 1853 आया। तो 1853 में ऐसा कुछ खास नहीं था जो क्वेश्चन में आया, और यहाँ तक ये हमारा बात हो गई। 1773 से 1853 जो अभी तक इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो इन अधिनियमों के तहत हुआ और ऐसे चला। अब क्या हुआ, जब आप फिर देखते हैं 1857 में, 1857 क्रांति आंदोलन भड़का, बहुत बुरी स्थिति हुई, बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों ने इस पर कंट्रोल पाया। तो जब उन्होंने देखा कि आखिरकार ये सबका रीज़न ढूंढ पाए वो कि नहीं, आखिरकार यहाँ की जो नीतियाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो सही नहीं थी, इसलिए शासन प्रशासन बढ़ा गया। तो अब उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ब्रिटिश ताज का मतलब डायरेक्ट शासन अब उन्होंने अपना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ताज के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो 1757 में वो
युद्ध 1757 क्रांति, उसके बाद 1858 से सीधा वहाँ के ब्रिटेन की जो शासन था, जो महारानी महाराजा थे, उनका शासन सीधा डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहा। कंपनी कर्मचारी थे लेकिन वो सारे के सारे अब ब्रिटिश ताज के अधीन कार्य कर रहे थे। तो अब ये यहाँ से ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है। तो ब्रिटिश ताज का शासन जो शुरू होता है, ये वाला आप यहाँ छोड़े, मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित अधिनियम 1858। क्वेश्चन ये आता है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के, ये वाला क्वेश्चन आता है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत कब पाए, तो 1858 के तहत। इसमें क्या करा, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। जो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 वाले अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, उसे वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन बनता है प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के तहत वायसराय बना, 1858 के तहत। और इसी समय एक भारत के राज्य सचिव का पद भी सृजित हुआ। ठीक है, अब आता है उसके बाद एक अगला अधिनियम 1861, वायसराय को अध्यादेश जारी करने। वायसराय एक तरीके से राष्ट्रपति होता था, जो आज की डेट में राष्ट्रपति है ना, उस टाइम वो भी राष्ट्रपति की तरह ही उसके पास शक्ति थी। तो जैसे आज भी राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरीके से वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ थी। ये क्वेश्चन आता है। 1892 आया। अब 1892 में एक अधिनियम पारित हुआ, भारतीयों को बजट पर कुछ बहस करने का अधिकार या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। सीमित निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो। सीमित निर्वाचन मतलब कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आता है, ये बहुत फेमस, आप सब जानते होंगे। अब आता है 1909, मार्ले मिंटो सुधार। इनमें से एक वायसराय था और एक भारत सचिव था। तो इस 1909 में मार्ले मिंटो सुधार मतलब एक 1909 अधिनियम लाए। उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया। उन्होंने बोला मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा जिस एरिया से भी, तो उसे मुस्लिम ही वोट डालेंगे। इस तरीके से इन्होंने बोला। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस अधिनियम के तहत दिया गया, 1909 के। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत, 1909 के। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अभी तक जो 1892 में थे, जो बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार था, तो प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न के बाद कोई और प्रश्न उठाना, वो नहीं पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दे दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये उसके बाद आता है 1919, ये वाला 1919 आता है उसके बाद। ठीक है, 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी उस टाइम एक भारत सचिव था और एक वायसराय था। तो इसमें क्या सुधार हुआ, इसमें वो इन्होंने क्या किया, अभी तक तो मुस्लिमों को था 1909, इसमें इन्होंने सिखों को, ईसाइयों आदि को भी पृथक निर्वाचन दे दिया, तो और सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। केंद्र में द्विसदन व्यवस्था थी। द्विसदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, जो आज की व्यवस्था। उस टाइम केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था को भी लागू किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है आरक्षित और हस्तांतरित। मतलब जैसे कि वहाँ पे कुछ राज्य से आज होता है, आज भी है वो द्वैध शासन टाइप कि कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे कुछ विषयों पर राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है और कुछ विषयों पर केंद्र सरकार डिसीजन ले सकती है राज्य के अंतर्गत ही। तो उनमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित जो गवर्नर के लिए आरक्षित थे, जो गवर्नर ही उन पर डिसीजन ले सकता था, और हस्तांतरित जो विधायिका के द्वारा किए जा सकते हैं। तो द्वैध शासन 1919 के द्वारा। प्रांतों में तो द्वैध शासन आया, क्वेश्चन ये बनता है, प्रांतों में द्वैध शासन और लेकिन केंद्र में द्विसदन। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा 1919 के तहत। 1935 संघात्मक सरकार की स्थापना। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में अब द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन उसे समाप्त कर दिया गया, इसे केंद्र में शुरू किया गया। और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीच में मैंने एक पेज ये आ गया था यहाँ पे, ये अभी जो हमारा सिलेबस से आगे जुड़ के ये क्वेश्चन ये आता है, भारतीय संविधान की विशेषता। जो हमारा सिलेबस है तो उसमें विशेषताओं में क्या है, कुछ खास। हमारे संविधान सबसे लंबा संविधान है, विभिन्न स्रोत हैं हमारे यहाँ 1935। और अभी मैं इसमें आगे जब विभिन्न स्रोतों से एक क्वेश्चन आता है, USA, आयरलैंड, जापान, रूस, जर्मनी, अफ्रीका, इन सब से हमने क्या क्या लिया गया है। और बहुत ज़्यादा हमने 1935 के जो हमारा अधिनियम था उससे लिया गया है। हमारा संविधान कठोर लचीला है, कठोर भी है, लचीला भी। संघात्मकता, एकात्मकता, ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएँ हैं। और भी विशेषताएँ हैं
ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारा संविधान विशेषता मतलब वो कैसा है, किस तरीके का है। सर हमारे संविधान सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुत्व, हमारे संसदीय संप्रभु है। और संसद कौन चुनता है? आम लोग चुनते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता भी है हमारे यहाँ। सर्वोच्च न्यायालय मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी चीज़ के जाके खिलाफ अपील कर सकते हैं। कानून का शासन है, मतलब कानून का शासन, एकीकृत तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका, मौलिक अधिकार हमारे यहाँ है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। डीपीएसपी हैं, मतलब राज्य के नीति मौलिक कर्तव्य हमको दिए गए हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता भी हमारे संविधान में बताया गया है। ये आपको पता होनी चाहिए कि कोई पूछ ले हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है। वयस्क मताधिकार हमें दिया गया है। एकल नागरिकता हमारे संविधान के द्वारा। स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ, सारे स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान है, त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस तरीके से। तो ये एक वीडियो हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।